and welcome to the seventh episode of the Bigger Picture podcast. I'm Manvi Jain, and my co host Parvesh Ahuja are the junior members of the Commerce Society of Sri Ram College of Commerce. We are thrilled to have Mr. Amit Gaur, the founder of Gaur Classes, joining us today. Mr. Amit has been a game changer in the world of education, guiding thousands of students. Me being one of them, sir? Yes, that's true. So, his expertise in applied mathematics has made him a sought after mentor for students aiming to excel in this challenging field. If you're someone looking to take your career or studies to the next level, then you are in the right place. In today's episode, we will get to hear from Amit sir himself about his incredible journey, the unique methods he uses to mentor students, and some key strategies for excelling in exams and career growth. So, whether you are preparing for your next big challenge or just looking for expert advice, this episode will be packed with insights that you don't want to miss. So, let's dive in. So, how are you feeling, sir? Fine, sir. Good. Actually, this is my first podcast. जैसे स्टूडेंट That नर्वस is फील great. करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो मैं भी नर्वस ही फील कर रहा हूँ. No issue, sir. Just normal conversation, हाँ. nothing else. So, let's start. To our first question. What inspired you to start a YouTube channel for applied maths and not core? What was the motivation at that time? Applied maths do not have any NCRT book or any other sources at that time. What inspired you to? एक्चुअली ये कह सकते हो कोविड की देन है. तो कोविड टाइम में क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी, तो मैं उस समय स्कूल में था. तो स्कूल की क्लासेस लेते थे ऑनलाइन, तो फिर अब दिमाग में तो काफी टाइम से था कि चैनल अपना करते हैं कुछ. लेकिन उस टाइम में टाइम अच्छा खासा मिल गया, तो स्टार्ट मैंने भी कोर मैथ से किया था. तो कोर मैथ्स, और जब अप्लाइड मैथमेटिक्स लकीली उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था, और मेरे स्कूल में मैंने ही इंसिस्ट करके कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स दिलवाया था. तो फिर मैंने अप्लाइड के भी 2-3 वीडियोस डाले. तो कोर का, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट ऑलरेडी इतना सारा यूट्यूब पे समुंदर है पूरा कोर का. तो अब अप्लाइड में मैंने 2-3 वीडियोस डाले, तो उसमें मुझे अभी तक याद है एक बच्चा, नाम उसका यूट्यूब पे जो चैनल था उसका नाम था टेक्नो बॉय. एक्चुअली में उसका नाम जो भी हो, लेकिन एक वो था, एक स्टूडेंट होता. इन दो स्टूडेंट्स के कमेंट मेरे पास डेली लगभग आने लगे कि सर अप्लाइड मैथमेटिक्स में हेल्प चाहिए, उसका कंटेंट नहीं है. तो मुझे भी लगा कि नया सब्जेक्ट है, चलो इसी में थोड़ा सा और आगे करते हैं. तो बस उसी के साथ ही वो जर्नी स्टार्ट होती गई. तो सर बेसिकली अप्लाइड आपने शुरू कैसे करा पढ़ाना? उसका तो कोई कंटेंट ही अवेलेबल नहीं था एट दैट टाइम, सिर्फ सिलेबस था। अप्लाइड का जो, अब मैं भी क्योंकि कोर का मैथ्स का टीचर था, और मेरा जो बैकग्राउंड था ना 11th-12th में साइंस साइड ही थी मेरे पास. तो कॉमर्स, इसके अप्लाइड के ऐसे तो बहुत से टॉपिक्स है जो मैंने कभी पढ़े भी नहीं, सुने भी नहीं. लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वो बच्चों के थोड़ा कमेंट्स आते गए, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता गया. तो उसमें फिर मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी, अलग अलग बुक्स से कुछ बुक्स लेकर आया, कुछ अलग जो चैनल्स है भी थोड़ा सा हेल्प ली, क्योंकि कंटेंट तो सारा, लेकिन सारा कुछ बिखरा हुआ था. अब ग्रेजुएशन में इसका अप्लाइड का काफ़ी कंटेंट है, तो कुछ वहाँ से थोड़ा सा सीखा, कुछ बुक से सीखा. तो इस तरीके से एक सारा कंटेंट इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद बच्चों की फिर ये डिमांड में आने लगी कि कुछ हमें कुछ एक पर्टिकुलर मतलब बुक्स चाहिए. तो उसके लिए फिर मैंने नोट्स बनाने अपने स्टार्ट करे. और अब मेरा अपना क्वेश्चन बैंक अप्लाइड मैथमेटिक्स का और सैम्पल पेपर दोनों मैंने बच्चों के लिए लॉन्च कर रखे हैं. हाँ सर, इवन आई हैव यूज दोज बुक्स एंड वो एक ऐसा कंपाइल्ड वे में है ना कि यू डोंट नीड एनी अदर बुक उसके साथ. हाँ, यस. एंड जैसे सर आपने मेंशन किया कि स्टूडेंट्स जो आपको रेगुलरली कमेंट्स करते थे, आई वाज नॉट वन ऑफ देम क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं करती थी. बट जो अटैचमेंट एक होता है, क्योंकि एक वो टीचर बस एक ही है आपके पास सोर्स, एंड वो भी काफी सही. सो वो जो एक अटैचमेंट होता है वो टैगलाइन के साथ आपका कि मैथ्स भी एंड मस्ती भी. सो दैट वाज रियली गुड सर. सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर क्लास 10th स्टूडेंट्स के कुछ बेसिक कंफ्यूजन्स होते हैं लाइक स्ट्रीम सिलेक्शन. एंड फिर अगर स्ट्रीम सिलेक्शन कर भी लिया कि इफ दे डिसाइडेड कि अब मुझे कॉमर्स लेना है, सो अब कॉमर्स में भी देयर इज अनदर डिलेमा दे फेस कि अब मैथ्स लूं कि नहीं. एंड अगर मैथ्स भी लेना है देन व्हाट इज बेटर फॉर हिम सर, लाइक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए शुड दे चूज
core maths या applied maths? Sir, what is your suggestion on this? देखिए सीबीएसई ने भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा था, क्योंकि कोर मैथ्स में ऐसा बहुत कंटेंट है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए किसी काम का नहीं आता। और वो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर कॉमर्स में आगे जाके उसका कुछ फायदा है नहीं। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बेस्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स। लेकिन अभी भी थोड़ा सा, अब बच्चों में अभी भी थोड़ा सा डिलेमा रहता है, क्योंकि एक्चुअली अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स के टीचर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। टीचर तो सारे ही सारे कोर मैथ्स के थे, मैं भी कोर मैथ्स का था, लेकिन कुछ टीचर्स क्या है कि अभी नई चीज़ को जल्दी से अपना एक अभी कंफर्ट जोन में है। तो वो अभी प्रॉब्लम है थोड़ा स्कूल्स के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी कम है। लेकिन अब अगर आप सीए करते हैं, आप बीएससी कर बीबीए करते हैं, आप बीकॉम करते हैं, आप बीसीए करते हैं, तो इसमें अंदर काफी कंटेंट जो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। इवन अगर आपके पास आर्ट्स भी है तो भी आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर आप मैथ्स कर सकते हो थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक भी, क्योंकि उसके अंदर काफी कंटेंट है, आपने तो पढ़ा ही है। तो काफी कंटेंट ऐसा है जो जनरल टेस्ट में काम आता है, कंपटीशन एग्जाम्स में काम आता है। और मैथ्स एक ऐसी चीज है, अगर आप टच छोड़ दोगे तो जो इवन 9th 10th की मैथ्स भी होती है ना, वो भी आपसे बाद में होती नहीं है। तो ये दो फायदे हैं उसके, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी प्लस आपने ग्रेजुएशन में जो आगे पढ़ना है, सीए में जो आपने आगे पढ़ना है, वो सारा कुछ आपका 11th 12th से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को धीरे धीरे अब समझना चाहिए, और टीचर्स को भी उन्हें सही गाइड करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोर मैथ्स पढ़ाना है तो बच्चों को कहें कि भाई कोर मैथ्स ही आप लो। उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको गाइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रू 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 सर। तो सर, दिस इज आवर मिथ बस्टिंग राउंड नेक्स्ट। तो बेसिकली बच्चों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, ठीक है? तो एक टीचर के नजरिए से आपको उसे कैसे देखते हैं? तो द फर्स्ट वन इज अप्लाइड मैथ इज इजियर देन कोर। इज इट ट्रू सर? अप्लाइड मैथ्स इजी नहीं है, देखने में लगता है कि इजी है, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस काफी बड़े बड़े हैं। अगर कैलकुलेशन पार्ट को छोड़ देंगे तो कंपैरेटिवली कोर मैथ्स से इजी कहूंगा। लेकिन क्योंकि कैलकुलेशंस कई बार ऐसी होती है कि बहुत टाइम लग जाता है उसमें। अब सीबीएसई को भी इस मामले में थोड़ा देखना चाहिए, इतनी लेंदी लेंदी कैलकुलेशन डेसिमल्स के बाद 8 8 9 9 10 10 डिजिट्स तक निकालना, सॉल्व करना बड़ा टीडियस टास्क होता है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं सीबीएसई एग्जाम में। तो बस वही थोड़ा सा इसका कंसर्न है, बाकी अदरवाइज बहुत बढ़िया है। ऑल राइट। सेकेंड, एग्जाम में अप्लाइड इज मोर बेनिफिशियल देन कोर। इज इट ट्रू सर? अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इट्स मोर कॉमर्स एंड बेनिफिशियल आर्ट्स देन आर्ट्स कोर। स्टूडेंट। यस यस। ऑल राइट। एंड इट्स एंड द नेक्स्ट इज सीयूटी में मैथ्स नहीं लेना चाहिए बिकॉज मैथ्स इज नॉट एन स्टोरी सब्जेक्ट एंड इट इज ऑल्सो वेरी लेंदी। कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं लेना चाहिए। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करें तो मैथ्स एक ऐसा ऐसी चीज है, उसका आपका आंसर एग्जैक्ट निकलता है। तो उसमें कोई डिलेमा नहीं रहता कि इस पे ऑप्शन पे टिक करना है, इस ऑप्शन पे टिक करना है। तो आई थिंक सीयूटी में जाना चाहिए मैथ्स के साथ। ओके। एंड द लास्ट वन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी आता है जो मैथ्स पढ़ता है, कि मैथ्स यूजफुल नहीं है रियल लाइफ में। मैथ्स तो मेरे ख्याल इससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट यूज ही नहीं होता। अगर आप 9 10 तक भी मैथ्स पढ़ा है तो भी आप डेली लाइफ में उसको यूज कर रहे हो। आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डेली लाइफ में आप करते हो, किसी हर किसी काम में करते हो, आप पढ़ रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, इवन जो बिल्कुल आप कह सकते हो कि आप किसी भी मतलब क्लास में हो, चाहे आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे रैंक पर हो या आप छोटे रैंक पर हो, हर जगह आपको मैथमेटिक्स चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है मैथमेटिक्स, आपके माइंड को ना लगातार शार्प करता रहता है। आपका लॉजिकल जो थिंकिंग होती That's है, true, sir. अब लॉजिकल थिंकिंग आपको हर एक फील्ड में चाहिए, चाहे आप बाद में मैथ्स यूज करो ना करो। लेकिन जो मैथ्स होता है वो लॉजिकल थिंकिंग आपकी ना इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा आप उसके कंसेप्ट को समझते हो, उसको चीजों को ध्यान से पढ़ते हो, तो उसके आप पढ़ाई के अलावा भी आपकी लॉजिकल थिंकिंग को वो ना बूस्ट करता है, बढ़िया करता है मेंटल। That's very true, sir. We totally agree with you on this. Okay, sir, moving on to the next question now. Sir, as we all know कि किसी भी सब्जेक्ट प्रिपरेशन में कंसेप्ट इन प्रैक्टिस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में.
So, sir, according to you, which is more important for practical subjects like accountancy, maths, or applied maths? Concept or practice? दोनों जरूरी है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। मैथमेटिक्स में सिर्फ ये नहीं है कि आपने फार्मूला रट लिया, फार्मूले को हमें कई बार समझना पड़ता है। कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा याद भी करनी पड़ती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक आपको उसका बेसिक नहीं पता फार्मूले का, कि फार्मूला एक्चुअली में आपसे क्या करवाना क्या चाह रहा है, तब तक आप उस चीज को कर ही नहीं पाओगे। ये नहीं कि फार्मूला हमने रट लिया, उसमें वैल्यूज डाल दी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि जब तक आपको उसका बेसिक ही नहीं पता होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा ही क्या जा रहा है, तब तक आप आगे उसको कर ही नहीं पाओगे। तो कंसेप्ट तो उसमें जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस उसमें और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैथमेटिक्स में, अब जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो बच्चों को दिक्कत आती है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है उनमें दिक्कत आती है, और वो इसलिए आती है कि वो प्रैक्टिस करते नहीं है। जब आप प्रैक्टिस अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उस समय कैलकुलेशन के लिए मोबाइल्स यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं। अब हमारा जो दिमाग है वो उसी का आदी हो जाता है। और जब आप पेपर में देखते हो इतनी लेंदी लेंदी कैलकुलेशन, तो एकदम से माइंड ना एकदम वो घबरा जाता है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन मैंने तो आज तक कभी करी नहीं। तो मैं स्टूडेंट को हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते हो जब, तो मोबाइल कैलकुलेटर का यूज मत करो। क्योंकि सीबीएसई आपको अलाउ कर नहीं रहा अभी मोबाइल कैलकुलेटर। अगर वो अलाउ करे तो आप करो उसमें। तो इसलिए कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, दोनों का ही बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। राइट सर। सर ओके, अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एक रैपिड फायर से क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे। ये थोड़ा सा फॉर्मल पार्ट से हट के है, जस्ट टू वांट टू नो यू बेटर। दिस इज बिकॉज सो आप अपने आंसर एक या दो वर्ड्स या स्टेटमेंट्स में दे सकते हैं। सो सर, शेल वी स्टार्ट? यस यस। ओके, सो सर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर आपका फेवरेट मैथ कंसेप्ट टू टीच? अप्लाइड में वो है नहीं एक्चुअली, ट्रिग्नोमेट्री। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ टीचिंग ऑनलाइन? अब बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाना। हाँ, right. I totally agree, sir. So, one CUET myth you would like to bust? मिथ ये है कि उसके लिए सीयूटी के लिए बहुत अलग से प्रिपरेशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्वेल्थ की मैथ्स पढ़ो बहुत अच्छे से, सीयूटी की प्रिपरेशन आपकी हो रही है। Right. Okay, sir. Next will be, if not teaching, what would you be doing? क्रिकेटर। Oh, nice, sir. आई एम आई Okay, वाज ए next will, विकेट विकेट कीपर बैट्समैन। oh, wow, that is great to know, sir. आपका ये वाला साइड हमें कभी पता नहीं था. Okay, sir. One piece of advice you wish you had received as a student? यूज योर 100% पोटेंशियल। ये मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, जितना पोटेंशियल मेरे अंदर था मैं उतना कर नहीं पाया। ये फैक्ट है। हाँ, सर बट आई थिंक अभी आप जहाँ पे हो वो अपने 100% पोटेंशियल को यूज करके ही पहुंचे हो. नहीं, सो वो बहुत ओके बात की बात है। सर, नेक्स्ट. ओके सर, डिस्क्राइब योर टीचिंग स्टाइल इन वन वर्ड. सिंपल एंड इजी। ज्यादा मतलब ज्यादा उसमें इतना डेप्थ में भी इतना मत घुसो कि बच्चे के बिल्कुल ऊपर से चला जाए। True, sir. Sir, this was the end of rapid fire round. Now over to you, Parvesh. या तो बेसिकली सर, आजकल किसी भी टीचर से कोई भी बात करें, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो बेसिकली ये सवाल सबसे पहले आता है, कोई सीयूटी की टिप्स। सीयूटी के लिए एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, या पढ़ भी लिया तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको एग्जाम में। बेसिकली +4 -1 नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा कभी आज तक बच्चों ने देखा नहीं, क्योंकि अभी तक एक्सपीरियंस में आया नहीं वो सब चीज। तो उसे कैसे टैकल करें? ये सीयूटी के लिए तो जो ये मिथ है ना कि हमें उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप ट्वेल्थ को बहुत अच्छे से करो। ट्वेल्थ का अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको सीयूटी की प्रिपरेशन आपकी साथ साथ हो रही है। बस आपको क्या करना है, उसके बाद जो एमसीक्यूज कैसे टैकल करने हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसकी प्रैक्टिस के लिए अब जैसे जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं, उनको समझना है। बेसिक आपने ट्वेल्थ में पढ़ ही लिया है, बस उनको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा अपनी स्पीड जो इंक्रीज करनी है। बाकी इसमें और जब क्वेश्चन सिलेक्शन करते हैं
तो क्वेश्चन सिलेक्शन में हमेशा जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं पहले आप वही करने की कोशिश करें, या जिसमें भी लगता है कि लेंदी कुछ पार्ट है, लेंदी कैलकुलेशन है, क्योंकि ऑप्शंस हमें मिलते हैं उसमें सीयूटी एग्जाम में भी। तो जो आपको लगता है लेंदी है या थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, या आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको साइड करो, बाद में देखना उसको, पहले बाकी के क्वेश्चंस पूरे करो। नेगेटिव मार्किंग है तो कोशिश ये करना है कि तुक्केबाजी ना हो, क्योंकि तुक्केबाजी में अगर आपका सही आंसर की जगह गलत आंसर लग गया तो नेगेटिव और एक एक मार्क्स की वैल्यू है। तो मेन है कि बस आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करो, उससे पहले ट्वेल्थ के में अपना बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत ज्यादा उसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि सीयूटी सीयूटी सीयूटी। जी सर, बिल्कुल सही। एक एक क्वेश्चन से एक एक कॉलेज का फर्क पड़ जाता है, मतलब लिटरली हमने देखा है ये। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आप तो जहाँ बैठे हो एसआरसीसी, वहां तो पहुंचना बच्चों का ड्रीम होता है। अ, थोड़ी मेहनत के साथ थोड़ा लक भी होता है, कि मतलब अगर आपने गलती से कुछ भी कहीं कुछ गलत कर दिया तो इट्स योर फॉल्ट देन। हाँ, बहुत सो बहुत बार होता है। या या इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। नाउ कमिंग टू द प्रोफेशनल कोर्सेज सर, जो बच्चे ट्वेल्थ या इलेवेंथ में इस स्टेज में होते हैं वो सोचते हैं हम सीए, सीएस, एसीसीए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करें, बट एक क्लैरिटी नहीं होती दिमाग में। तो बेसिकली माय क्वेश्चन इज कि जो सीए, सीएस ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसको ट्वेल्थ के साथ प्रिपेयर करके आफ्टर ट्वेल्थ अटेम्प्ट देना चाहिए, या आफ्टर ट्वेल्थ प्रिपेयर करके अपनी ग्रेजुएशन में अटेम्प्ट देना चाहिए उनका? इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ बच्चे क्या होता है, इस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं कि ट्वेल्थ के साथ मुझे कंपटीशन एग्जाम भी प्रिपेयर करना है। मेंटली टफ होते हैं, उनको पता है कि मेरे को कितना ट्वेल्थ में कितना देना है, उसके अलावा मुझे कितना प्रैक्टिस करनी है। कुछ इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चे को खुद भी पता होना चाहिए कि मैं कितना प्रेशर ले सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो गो अहेड, करना चाहिए, टाइम आपका बचाइए आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उसके प्रेशर में आपका जो ट्वेल्थ है वो भी खराब होने वाला है, तो उससे दूर रहो। एक साल लेट होगा लेकिन अच्छे से होगा, क्योंकि टेंशन अगर आप ज्यादा लोगे तो कई बार आजकल देखने में आता ही है स्टूडेंट्स टेंशन में क्या क्या कर बैठते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपना पोटेंशियल देखो। आप लगता है कि आप इतना स्ट्रेस स्ट्रेस ले सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी आसान बात तो है नहीं। तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर आप वो कर सकते हो तो करो, अदरवाइज गैप लो, उसके बाद करो। ऑल Right. राइट सर। या I'm totally agree with तो you, sir. So सर अभी एक आपसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन। जैसे आपने कहा आप पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे स्कूल्स में ही, एंड देन यू स्विच टू टीचिंग ऑनलाइन एंड देन टू यूट्यूब। अब सर विच मोड डू यू प्रेफर मोर, और दोनों में क्या अपने चैलेंजेस है? बिकॉज सर यूट्यूब में तो मतलब इट्स लाइक टॉकिंग टू अ कैमरा एंड नॉट स्टूडेंट्स, सो फॉर दैट सर। दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ऑफलाइन में एडवांटेज तो यही है कि हमें, अब जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, करने के साथ साथ बच्चों के जो एक्सप्रेशंस है वो काफी कुछ बता देते हैं, कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी हिसाब से फिर हम उसको डील कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट को। ऑनलाइन में बस एक यही कमी है, लेकिन ऑनलाइन दूसरे मामलों में बेटर है। आप एक लेक्चर जितनी मर्जी बार देखो आप। ऑफलाइन में तो एक बार पढ़ लिया खत्म, उसके बाद दोबारा समझना है तो फिर दोबारा नए सिरे से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में आपके पास रिकॉर्डेड रहता है, तो आप जब मर्जी देखो, जैसे मर्जी करो। लेकिन ऑनलाइन में चैलेंजेस ये है कि अकेले बोलना, कोई सामने नहीं है और आप ही बड़बड़ बड़बड़ बड़ करे जा रहे हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मेरे जैसों के लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंज है जो ज्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो ज्यादा बात करना, मेरे घर वाले तो अब खुश है, अकेले बड़बड़ाते रहते कमरे में, बढ़िया है, लगे रहो। या नाइस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बेसिकली ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, या किसी भी एक्सवाइजेड रीजन से वो एसओएल से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपनी एकेडमिक करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? मतलब सिर्फ एकेडमिक पे फोकस रखें, एकेडमिक के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, कोई स्किल डेवलप करें, इंटर्नशिप करें, क्या करें? आज के जो टाइम है उसके हिसाब से तो आपके पास स्किल कुछ ना कुछ होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एसओएल से कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री, कोई स्किल्ड कोर्स
जरूर आपके पास होना चाहिए ताकि आप सरवाइव कर सकें, क्योंकि इतनी कम्पिटिटिव आजकल माहौल है, उसमें सरवाइव करना सिर्फ एसओएल के भरोसे, एकेडमिक के भरोसे नहीं है। या तो आप किसी, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, एक अच्छी रेपुटेटेड कॉलेज में है, तो वहां पर आप हैं तो बहुत बढ़िया, एकेडमिक आप करो बढ़िया से। लेकिन एसओएल के स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूंगा कि कोई ना कोई साथ में अपना जरूर करें, ताकि एक कॉन्फिडेंस आपको रहे कि हाँ हम सरवाइव अच्छे से कर सकते हैं। Okay, sir, coming to our last question. Sir, what is one piece of advice you would like to give to students? कुछ मतलब ऐसा कुछ खास अलग नहीं, कुछ नहीं, बस सबसे मेन चीज है कि अपने आप के ऊपर भरोसा रखो और अपने पोटेंशियल को पहचानो। मेरा मानना यह है कि जो स्टूडेंट अपने, मैं भी गलती कर चुका हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि अपना पोटेंशियल मैंने यूज नहीं करा। आप अगर अपना, आपको पता है कि आपके पास इतना पोटेंशियल है और आप किसी वजह से उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। जिस जगह आपको होना चाहिए था, आज से 10 साल बाद आपको रिग्रेट होगा कि यार काश मैं थोड़ा सा पुश और कर देता अपने आप को, तो ऐसा हो जाता। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना पोटेंशियल को पहचान कर उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। All right, sir. In the end, we conclude. Thank you so much, sir, for taking out the time to be with us today. The journey is inspiring to youth, and it's incredible to see how you are using your expertise to make such a profound impact. The insights you have shared today are truly valuable, and we have no doubt that they will resonate with everyone, from those just starting out to those who have already deepened their roots into their career. So, thanks again, sir. Keep on inspiring us, and we look forward to hearing about all the lives you have continued to impact. And thanks to both of you and the Commerce Society. Okay. Thank you Thank you so so much, much, sir. sir. Thank you.